नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। चैप्टर 13 का भाग 3 तक हमने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 4। भाग 3 तक हमने बताया है पर्यावरण के कारक के बारे में, यानी कि पर्यावरण के घटक के बारे में। तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक है अजैविक घटक यानी कि भौतिक घटक और दूसरा है जैविक घटक। अजैविक घटक के बारे में यानी कि भौतिक घटक के बारे में हमने भाग 3 तक बता दिया है और अब हम बात करेंगे जैविक कारक के बारे में। इससे पहले कुछ बातों को हम जानेंगे और उसके बाद से जैविक कारक को पढ़ेंगे। हमें जानना क्या है, तो जीवों का अजैविक कारकों से प्रतिक्रिया के बारे में, यानी कि जीव या जीवधारी ऑर्गेनिज्म अजैविक कारकों से प्रतिक्रिया करते हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और शुरू करते हैं आज का सेशन, जो होगा क्या, तो जीवों का अजैविक कारकों से प्रतिक्रिया। ये क्या है, तो जीवधारी बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था व संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर में स्थिर अनुकूलन अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यानी कि वातावरण में परिवर्तन के बावजूद भी शरीर में अंतः वातावरण को, स्थिर वातावरण को बनाए रखने में सक्षम होते हैं और इसे बनाए रखने की क्षमता को बोला जाता है समस्थैतिकता। यानी कि वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर में स्थिर अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता को कहा जाता है समस्थैतिकता। यानी कि वातावरण परिवर्तित है, तापमान में परिवर्तन है या कोई अन्य परिवर्तन है वातावरणीय, फिर भी जीवों में क्षमता होती है कि शरीर के अंतः वातावरण को, आंतरिक स्थिति को बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना, और इसी की क्षमता को बोला जाता है समस्थैतिकता। मतलब कि वातावरण के परिवर्तन के बावजूद भी जीवों में शरीर के अंदर स्थिर अंतः वातावरण बनाए रखने की क्षमता होती है और इसे ही कहा जाता है समस्थैतिकता। यही बात हमने यहाँ पे नोट भी किया है। यानी कि जीवधारी द्वारा बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था व संतुलन तथा प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर में स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने की क्षमता समस्थैतिकता कहलाती है। यानी कि वातावरण प्रतिकूल है या परिवर्तनशील है, फिर भी जीवों में क्षमता होती है कि शरीर में अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है और इसे ही बोला जाता है क्या चीज़, तो समस्थैतिकता। इसे ही कहा जाता है समस्थैतिकता। परंतु बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जिसमें समस्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि वातावरण परिवर्तन के साथ उसके शरीर के आंतरिक वातावरण में भी, आंतरिक स्थिति में भी परिवर्तन होने लगता है। मतलब कि आंतरिक वातावरण स्थिर नहीं रहता है। यानी कि क्या है ये, तो ये समस्थैतिकता में बनाए रखने की क्षमता उनमें नहीं होती है और इन्हीं सब के बारे में हमें जानना है। तो यही चीज़, किंतु बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो समस्थैतिकता को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब कि परिवर्तन के साथ अपने शरीर की आंतरिक स्थिति को स्थिर वातावरण या अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। यानी कि तनाव युक्त अजैविक कारकों से निपटने के लिए ऐसे भी जीव है जिसको कि वातावरण के साथ अपनी स्थिरता नहीं बनाए रखते हैं, समस्थैतिकता को बनाए रखने की उनमें क्षमता नहीं होती है। अब ये क्या करते हैं कि वातावरण परिवर्तन के साथ उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसी तनाव युक्त अजैविक कारकों से निपटने के लिए जीवधारी कुछ क्रियाकलाप करते हैं और उन्हीं क्रियाकलापों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला क्रियाकलाप है क्या, नियंत्रण, यानी कि रेगुलेशन। सबसे पहला हो जाएगा नियंत्रण।
यानी कि रेगुलेशन, समझना है रेगुलेशन के बारे में, यानी कि नियंत्रण के बारे में। तो कुछ जीवधारी शरीर का ताप व परासरण सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। मतलब कि शरीर के भीतरी ताप व परासरण की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, यानी कि समस्थैतिकता को बनाए रखते हैं। ऐसे जीवधारी नियंत्रक कहलाते हैं। मतलब कि जो जीवधारी शरीर के अंदर जो तापमान है और परासरण सांद्रता है उसको स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, और इस तरह के जीवधारी को बोला जाता है नियंत्रक। ऐसे जीवधारी को कहा जाता है नियंत्रक, यानी कि वे जीवधारी जो समस्थैतिकता रखने की क्षमता रखते हैं, समस्थैतिकता की क्षमता रखते हैं, उसे ही बोला जाता है क्या चीज? तो नियंत्रक। जैसे कि मनुष्य, बहुत अधिक गर्मी हो जाए या बहुत अधिक ठंड हो जाए, फिर भी हम लोगों के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही सदैव रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस ही सदैव बना रहता है, चाहे तापमान अधिक हो जाए और चाहे तापमान कम हो जाए। मतलब कि बहुत अधिक गर्म में भी हमारे अंदर क्षमता होती है इस तापमान को बनाए रखने की, और बहुत अधिक ठंड में भी इस तापमान को बनाए रखने की क्षमता होती है। ऐसा किस प्रकार से होता है? तो जैसे कि बहुत अधिक गर्मी है तो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, और जब ये पसीना सूखता है तो हमारा तापमान फिर से शरीर का तापमान उतना ही बन जाता है। यानी कि पसीना निकलना हमारे तापमान को नियंत्रित करता है, मानव के शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। उसी प्रकार से बहुत अधिक ठंडी जब लगती है तो हमारे शरीर के अंदर कपकपी होने लगती है, जिससे कि ऊष्मा निकलती है और तापमान नियंत्रित हो जाता है। तो ये सब क्रिया करके हमारे शरीर में क्या होता है? तो ये तापमान नियंत्रित रहता है, यानी कि नियंत्रण करने की क्षमता होती है। यानी कि शरीर के अंदर ताप व परासरण को स्थिर बनाए रखने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर होती है। ऐसे भी कई सारे जीव हैं इसी प्रकार से जो कि शरीर के अंदर ताप व सांद्रता को स्थिर बनाए रखते हैं, यानी कि समस्थैतिकता को बनाए रखते हैं, और ऐसे जीव कहलाते हैं नियंत्रक। इस प्रकार के जीव कहलाते हैं क्या चीज? तो नियंत्रक। जैसे कि अभी हमने उदाहरण बताया, मनुष्य, हम लोगों का शरीर अधिक गर्मी है तो हमारी ग्रंथियों से जो श्वेत ग्रंथियां है इसमें से पसीना निकलता है, जब सूखता है तो ठंडक महसूस होता है, यानी कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है। उसी प्रकार से बहुत अधिक ठंडी पड़ी तो हमें कपकपी होती है, जिसके कारण कपकपी से ऊष्मा निकलती है और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर तापमान नियंत्रित रहता है। मतलब कि हमारे अंदर रेगुलेशन की क्षमता है, नियंत्रण की क्षमता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जैसे कि पौधे, उसके अंदर इस तरह से ताप नियंत्रक की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ताप नियंत्रक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहला यही है क्या चीज? तो नियंत्रण। इसका मतलब है कि जीव का शरीर तापमान और सांद्रता के प्रति नियंत्रित होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें कि यह नियंत्रण नहीं होता है, और इसी के बारे में अब हम आगे बताएंगे। जो दूसरा आएगा अनुरूपता। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ लिखना है और उसके बाद से हेडिंग बनाना है नियंत्रण, यानी कि रेगुलेशन, और इसमें लिखना है कुछ जीवधारी शरीर ताप व परासरण सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं तथा समस्थैतिकता को बनाए रखते हैं। ऐसे सभी जीवधारी नियंत्रक कहलाते हैं, जैसे स्तनधारी पक्षी व कुछ कशेरुकी व अकशेरुकी जंतु। चाहे अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल हो या अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो, इनके शरीर का ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। यानी कि इनमें शरीर के ताप को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य
अपने शरीर का ताप स्थिर सदैव 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है, चाहे तीव्र गर्मी के मौसम में बाह्य ताप अधिक भी क्यों न हो। इसके लिए ये अपने श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्राव करके शरीर सतह के ताप को कम करने की क्षमता रखते हैं। जाड़े में बाह्य तापमान बहुत कम हो जाने पर कपकपी द्वारा अपने शरीर से ऊष्मा मुक्त होती है तथा शरीर सतह का ताप बढ़ जाता है। पौधों में इस प्रकार के आंतरिक ताप नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पे एक चीज हमने कंप्लीट किया, नियंत्रण, यानी कि जिसके अंदर तापमान व सांद्रता को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है, यानी कि समस्थैतिकता को बनाए रखने की क्षमता होती है, ऐसे जंतु, ऐसे जीव कहलाते हैं नियंत्रक। और इसी क्रिया को बोला जाता है नियंत्रण, इसी क्रिया को कहा जाता है नियंत्रण। ये बात याद रखना है। अब हम दूसरा जानेंगे जो होगा अनुरूपता। दूसरा जो होगा अनुरूपता, यानी कि कन्फर्म। एक तो हो गया, अब हम दूसरा देख लेते हैं। क्या चीज? तो अनुरूपता। समझते हैं अनुरूपता के बारे में। तो लगभग में 99% जंतु और पौधे स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि ये अपने शरीर के अंदर तापमान व परासरण सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। जैसे कि मनुष्य अपने शरीर के अंदर तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है, उसी प्रकार अन्य जंतु ऐसे सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। और इनमें ताप नियंत्रण की क्रियाविधि का अभाव होता है, मतलब कि ये ताप को नियंत्रित नहीं करते हैं। जैसे कि हमें ठंड लगता है तो कपकपी हो करके ऊष्मा निकलती है और ताप नियंत्रित हो जाता है, या गर्मी होता है तो पसीना निकल करके ताप नियंत्रित हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिसमें इस तरह की क्रियाकलाप नहीं होती है। अब ये क्या करते हैं कि ये अपने शरीर के अंदर जो परासरण सांद्रता है और ताप है उसी को परिवर्तित कर लेते हैं। मतलब कि जिस तरह का वातावरण परिवर्तित होता है उसी के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। इसे बोला जाता है अनुरूपक। इसे कहते हैं क्या चीज? तो अनुरूपक। अनुरूपक यानी कि इसे ही बोला जाता है कन्फर्मर्स। ये क्या करते हैं कि जैसा तापमान रहता है, जैसा वातावरण रहता है, उसी के अनुरूप अपने शरीर के आंतरिक स्थिति को भी परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि इसमें परिवर्तित हो जाता है तापमान के विरुद्ध। तापमान बढ़ता है तो इनके शरीर के आंतरिक स्थिति में भी, आंतरिक ताप में भी परिवर्तन होता है। परासरण सांद्रता में भी वातावरण के साथ परिवर्तन होता है और इसे बोला जाता है अनुरूपक। और इस क्रियाकलाप को बोला जाता है अनुरूपता, यानी कि कन्फर्म। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो वातावरणीय परिवर्तनों के साथ अपने शरीर के आंतरिक तापमान व सांद्रता को भी परिवर्तित कर लेते हैं और उसे ही बोला जाता है क्या चीज? तो अनुरूपक। यानी कि ये ऐसे जंतु होते हैं जो ऊष्माक्षेपी, शीत रुधिर वाले या विषम तापी होते हैं। इन जंतुओं को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंडोथर्मिक। या ये शीत रुधिर वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। शीत रुधिर वाले यानी कि कोल्ड ब्लडेड।
या इनको बोला जाता है क्या चीज, तो विषम तापी, विषम तापी यही कहलाते हैं क्या चीज, तो विषम तापी। यानी कि इनमें शरीर का तापमान स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं बना रहता है। जैसे कि मानव के शरीर में जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, उसी तरह से इनमें वैसी क्षमता नहीं होती है। जैसा परिवर्तन होता है वातावरण में, उसी तरह का इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। ये बात समझ के रखनी है कि ये ऐसे अनुरूपता वे कहलाते हैं जो कि वातावरण के अपने वातावरण परिवर्तन के साथ अपने आंतरिक स्थिति में भी वैसे ही परिवर्तन कर लेते हैं। इसी को ऐसे जीव को अनुरूपक कहा जाता है, या इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, या इन्हें शीत रुधिर वाले कहते हैं, या विषमतापी कहते हैं। और इसी क्रियाकलाप को बोला जाता है अनुरूपता। इसी क्रियाकलाप को बोला जाता है क्या चीज़, तो अनुरूपता। इतनी बातें आप समझ लिए होंगे। उम्मीद है कि यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये सब कुछ हमने समझ में आ चुका है, यानी कि सारा क्लियर है। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा अनुरूपता, और इसके बारे में लिखिए अनुरूपता यानी कि कन्फर्म। इसके बारे में लिखिएगा लगभग 99% जंतु व पौधे, सभी पौधे किसी स्थिर अनुकूल अंतः वातावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं, तथा इनमें ताप नियंत्रण क्रियाविधि का भी अभाव होता है। ऐसे जंतु ऊष्माक्षेपी या शीत रुधिर वाले या विषमतापी होते हैं। बहुत से जलीय जंतुओं में परासरण सांद्रता स्थिर नहीं होती है। जल की परासरण सांद्रता बदलने के साथ साथ इनके शरीर तरल की सांद्रता भी परिवर्तित होती है। अतः वे सभी जीवधारी जिनका शरीर ताप व शरीर तरल परासरणीय सांद्रता व्यापक वातावरण के साथ परिवर्तित होता है, अनुरूपक कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, अनुरूपक कहलाते हैं। और इसके अध्ययन को बोला जाता है अनुरूपता। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे जीवों का जैविक कारकों से प्रतिक्रिया के बारे में। अगला नंबर पे, तीसरा नंबर पे क्या है, तो चलिए तीसरा जान लेते हैं, जो है आंशिक नियंत्रक यानी कि पार्शियल रेगुलेटर। आंशिक नियंत्रक के बारे में जाना जाए। तीसरा, थर्ड, इसमें का जो थर्ड आ जाएगा वो है आंशिक नियंत्रक। तीसरा, आंशिक नियंत्रक यानी कि पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर, देखिए ये आंशिक नियंत्रक है क्या, यानी कि पार्शियल रेगुलेटर है क्या। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अनुरूपक व नियंत्रक के बीच मध्य की स्थिति में होते हैं। मतलब क्या कि वे अनुरूपक का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि वे नियंत्रक का भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वातावरणीय परिवर्तन के साथ इसके आंतरिक वातावरण में भी, शरीर के अंतः स्थिति में भी, यानी कि शरीर का अंतः तापमान व परासरणीय सांद्रता में भी परिवर्तन होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि इनमें क्या होता है, तो इस तरह का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वे नियंत्रक का भी कार्य करने लगते हैं। यानी कि उनमें क्या होता है, समस्थैतिकता भी हो जाती है। यानी कि इसमें समस्थैतिकता की भी क्षमता होती है और नहीं भी होती है। यानी कि एक बीच की स्थिति में ये नियंत्रक का कार्य करते हैं और कुछ ऐसी स्थिति होती है कि ये अनुरूपक का भी कार्य करते हैं। तो ऐसे जीव कहलाते हैं आंशिक नियंत्रक। बहुत सारे ऐसे जलीय कशेरुकी जंतु हैं जिनमें कि ये देखने को मिलता है। मतलब कि इनमें क्या होता है कि नियंत्रक के बीच
व अनुरूपकता दोनों के बीच मध्य की स्थिति देखने को मिलती है। अब हम इसके बारे में, इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको लिख लिया जाए और उसके बाद से इसके ग्राफ को हम बनाएंगे। हेडिंग बनाना है आंशिक नियंत्रक और इसके बारे में लिखना है कुछ जंतु अनुरूपक व नियंत्रक के बीच मध्य की स्थिति में होते हैं। ये समस्थैतिकता को एक सीमा तक नियत बनाए रखते हैं, मतलब कि समस्थैतिकता एक सीमा तक नियत होती है, किंतु इसके आगे ये अनुरूपक की तरफ व्यवहार करते हैं, मतलब कि अनुरूपक की तरह भी व्यवहार करते हैं। जो भी हमने बताया वही चीज़ लिखवा रहे हैं। फिर आगे लिखिएगा ऐसे जंतुओं को आंशिक नियंत्रक कहते हैं। जैसे कुछ जलीय अकशेरुकी, यदि किसी स्थिति में जीवधारी को अपने व्यापक वातावरण में कुछ समय के लिए कष्टपूर्ण बाह्य वातावरण का सामना करना पड़ता है तो इसके पास दो स्थितियां होती है, एक अभिगमन या दूसरी स्थिति होती है अस्थायी निष्क्रियता की। एक अभिगमन की और दूसरी स्थिति होती है अस्थायी निष्क्रियता की। इसके भी बारे में हम बात करेंगे, अभिगमन क्या है और अस्थायी निष्क्रियता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ग्राफ द्वारा इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। क्या क्या चीज़? तो अनुरूपक, नियंत्रक और आंशिक नियंत्रक के बीच ग्राफ बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो इसके अब ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है इन तीनों के बीच ग्राफ। अनुरूपक, नियंत्रक व आंशिक नियंत्रक के बीच ग्राफ। ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्सटर्नल लेवल, बढ़ता क्रम में, और ये इंटरनल लेवल, ये बढ़ते क्रम में है। अब यदि एक्सटर्नल लेवल में परिवर्तन हो तो आंतरिक भाग में भी परिवर्तन होता है। यदि एक्सटर्नल लेवल में परिवर्तन हो तो आंतरिक भाग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि एक्सटर्नल लेवल का तापमान बढ़ता है तो ये आंतरिक लेवल का भी तापमान बढ़ता है, तब इसे बोला जाता है कन्फॉर्मर्स, यानी कि इसे बोला जाता है अनुरूपता। यानी कि ये क्या हो रहा है, वातावरण चेंजेस के साथ ऐसे जीव अपने शरीर के आंतरिक स्थिति को भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि परिवर्तित कर रहे हैं। इसे बोला जाएगा कन्फॉर्मर्स। इसे कहा जाएगा क्या चीज़? तो कन्फॉर्मर्स। लेकिन ऐसे जीव जो वातावरण चेंजेस के साथ अपने आंतरिक स्थिति का, अंतः स्थिति का, यानी कि अंतः तापमान व परासरणीय सांद्रता को स्थिर बनाए रखते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या चीज़? तो नियंत्रण। उसे बोला जाता है क्या चीज़? तो नियंत्रण, यानी कि रेगुलेटर्स। यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस के साथ भी इनके आंतरिक वातावरण में क्या होती है? कोई परिवर्तन नहीं होती है, मतलब स्थिर बनी रहती है। इसको बोला जाता है क्या चीज़? तो नियंत्रण, यानी कि रेगुलेटर्स। ये क्या है? तो रेगुलेटर्स है, ठीक, यानी कि ये है नियंत्रक, रेगुलेटर्स। उसके बाद से कुछ ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स दोनों का कार्य करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो वातावरण है, बाह्य वातावरण है, परिवर्तन के साथ अपने आप को भी परिवर्तित करते हैं और एक ऐसी स्थिति में फिर नियंत्रक का भी कार्य करने लगते हैं। इसको बोला जाता है आंशिक नियंत्रक। इसे कहा जाता है क्या चीज़? तो आंशिक नियंत्रक। तो ये है ग्राफ, किसके बीच में? तो कन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स और आंशिक नियंत्रक के बीच में ग्राफ। ये चीज़ है, इतनी चीज़ें जो है आप समझ लिए। अब हम और कुछ जानेंगे। तीसरा चीज़ यहाँ पे जानेंगे हम क्या? तो अभिगमन के बारे में। आगे जिसके बारे में हम जानेंगे वो होगा अभिगमन, यानी कि माइग्रेशन। ये है क्या? माइग्रेशन। ये चीज़ मिटाएंगे,
इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं माइग्रेशन के बारे में। अगला जो आ जाएगा इसमें वो होगा माइग्रेशन, यानी कि अभिगमन। अभिगमन इसे बोला जाता है माइग्रेशन। समझिए इसके बारे में, माइग्रेशन है क्या, यानी कि अभिगमन है क्या। तो भोजन के लिए, अनुकूल मौसम के लिए, या आवास के लिए, या अन्य कारक के लिए किसी समष्टि द्वारा, यानी कि किसी जीव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन ही कहलाता है क्या चीज़, तो अभिगमन। यानी कि कोई भी जीव अनुकूल वातावरण के लिए, आवास के लिए या भोजन के लिए पलायन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मतलब कि अपने जिस स्थान पे हैं उस स्थान को छोड़ करके इसके सर्च में, भोजन के सर्च में या अनुकूल मौसम के सर्च में दूसरे स्थान तक अभिगमन करते हैं, जाते हैं। और इसे ही कहा जाता है क्या चीज़, तो अभिगमन। इसे ही कहा जाता है अभिगमन। जैसे कि कोई समष्टि है, यहाँ पे बहुत अधिक ठंड है, जिसका ये सहन नहीं कर सकते, मतलब कि इसके अनुकूल ये नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं, गर्म स्थान पे पलायन करते हैं, किसी गर्म स्थान पे जाते हैं, और इसी जाने को बोला जाता है अभिगमन। इसे ही कहा जाता है अभिगमन। ये अभिगमन दैनिक हो सकता है, कालिक हो सकता है, या मौसमी हो सकता है। मतलब कि ये जो अभिगमन है दैनिक हो सकता है। दैनिक मतलब क्या, कि एक ही दिन में ये जाएंगे और फिर उसी दिन अपने स्थान पे वापस लौट आएंगे, या यह मासिक हो सकता है। मतलब कि 2-3 मास के लिए ये अभिगमन करेंगे, जाएंगे दूसरे स्थान पे और फिर वहाँ से लौट आएंगे। और यह मौसमी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि ठंड का मौसम है तो इस स्थान को छोड़कर गर्म स्थान पे चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे गर्म होता है तो फिर से ये वापस आ जाते हैं। और इसी को कहा जाता है अभिगमन, यानी कि माइग्रेशन। इसे ही कहते हैं अभिगमन या माइग्रेशन। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मौसमी अभिगमन का। मौसमी अभिगमन का एक उदाहरण है कि सर्दी के मौसम में जो साइबेरिया है उसके उत्तरी बर्फीले क्षेत्र से हजारों की संख्या में साइबेरियन क्रेन, टील क्या करते हैं, पलायन करते हैं, यानी कि जाते हैं। किसके तलाश में, भोजन और उपयुक्त वातावरण के तलाश में। और ये कहाँ आते हैं, मतलब क्या कि जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन ये क्या करता है, भोजन की तलाश में व अनुकूल वातावरण के तलाश में क्या करता है, तो अपना एक स्थान से, मतलब कि वहाँ पे बहुत अधिक ठंड होती है उत्तरी बर्फीली क्षेत्रों में, और यहाँ से ये गमन करते हैं हजारों की संख्या में। ये जो क्रेन है या टील है, ये या अन्य कोई पक्षी है, ये क्या करते हैं, गमन करते हैं और आते हैं कहाँ, तो भारत में एक स्थान है राजस्थान में जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में एक उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे ये आते हैं राजस्थान में भरतपुर नामक स्थान पे। कहाँ पे, तो भरतपुर नामक स्थान पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर ये साइबेरियन क्रेन या जो टील है ये गमन करते आते हैं, और फिर गर्म यहाँ पे जैसे मौसम होता है यहाँ से फिर ये आ जाते हैं अपने स्थान पे। तो इस क्रिया को बोला जाता है अभिगमन। इसे ही कहा जाता है अभिगमन। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ लिए होंगे। हेडिंग लिखिएगा अभिगमन यानी कि माइग्रेशन, और इसमें लिखिएगा भोजन, अनुकूल मौसम, आवास एवं अन्य कारकों हेतु
एक समष्टि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन मुख्यतः द्विदिशीय गमन कहलाता है। यह दैनिक, कालिक एवं मौसम के अनुसार हो सकता है। मौसमी अभिगमन का एक अच्छा उदाहरण इस प्रकार है कि सर्दी के मौसम में साइबेरिया एवं उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों से हजारों की संख्या में साइबेरियन क्रेन, टील आदि पक्षी भोजन एवं उपयुक्त वातावरण की खोज में उड़कर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर राजस्थान में आते हैं। इसी क्रिया को बोला जाता है अभिगमन, इसे ही कहा जाता है अभिगमन। अब जाना जाए अस्थायी निष्क्रियता के बारे में, यानी कि सस्पेंड के बारे में। अभिगमन हो गया, अब अगला हो जाएगा अस्थायी निष्क्रियता। तो अब अगला हो जाएगा क्या चीज, तो अस्थायी निष्क्रियता। अस्थायी निष्क्रियता, इसके बारे में जाना जाए। अस्थायी निष्क्रियता है क्या, यानी कि सस्पेंड, अस्थायी निष्क्रियता। तो वे सभी जंतु जो अभिगमन करने में सक्षम नहीं होते हैं और नियंत्रक भी नहीं होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल वातावरण में क्या करते हैं कि वे मोटी भीति वाले बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, निम्न स्तरीय पौधे। प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, तो बीजाणु बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्षमता नहीं होती है नियंत्रक की, या ये अभिगमन भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, मोटी भीति वाले बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और जैसे ही अनुकूल दशाएं आती हैं, ये क्या बीजाणु क्या होता है, तो अंकुरित हो जाता है और फिर से वे अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यानी कि ये विपरीत परिस्थिति में अपनी क्रियाओं को अस्थायी कर देते हैं, अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देते हैं, और अस्थायी रूप से ये क्या कर देते हैं, तो निष्क्रिय कर देते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर फिर से वे वैसी ही क्रिया करने लगते हैं। अब इसके लिए ये आता है शीत निष्क्रियता। एक चीज, क्या चीज, तो शीत निष्क्रियता, यानी कि हाइबरनेशन। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शीत निष्क्रियता करते हैं, जैसे कि चूहा, सांप, यानी कि बहुत अधिक ठंड होता है तो ये हाइबरनेशन करते हैं, यानी कि अपने शरीर के जो भी क्रियाएं होती हैं उसकी गति को कम कर देते हैं, तापमान को कम कर देते हैं और हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब कि एक स्थान पे पड़े रहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि उनके शरीर का तापमान कम है, उनके शरीर की क्रियाएं बहुत ही स्लो हो जाती हैं, जिस कारण से उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये वर्ष भर, महीनों हाइबरनेट करते हैं, यानी कि ये महीनों अपने आप को अस्थायी निष्क्रियता कर देते हैं, और फिर अनुकूल स्थिति आने पर फिर से ये अपनी क्रियाएं करने लगते हैं। उसी प्रकार से आता है ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। ये है क्या, ग्रीष्म निष्क्रियता। तो अधिक ताप के कारण बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने आप को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देते हैं, और इसे बोला जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी कि अधिक ताप के कारण, अधिक गर्मी के कारण, गर्मी के दिनों में जो अपने आप को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दे, मतलब अपने शरीर की सभी क्रियाओं को बहुत ही स्लो कर दे, जैसे इनका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, या शरीर के अंदर के तापमान को ये कम कर लेते हैं और एक स्थान पे अस्थायी पड़े रहते हैं, सो जाते हैं,
कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं। तो ऐसे को बोला जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता। यही यदि ठंडी के दिनों में करते हैं तो इसे बोला जाता है शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिएगा अस्थायी निष्क्रियता, और इसमें लिखिएगा जीवाणु कवक निम्न पौधे विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए मोटी भित्ति वाले बीजाणु को उत्पन्न करते हैं। जैसे ही अनुकूल दशाएं आती हैं ये अनुकूरण करते हैं। वे सभी जंतु जो नियंत्रक नहीं हैं तथा अभिगमन करने में अक्षम हैं, विपरीत परिस्थितियों में अपनी क्रियाओं को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देते हैं, और अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने के लिए शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि एस्टिवेशन जैसे तरीके अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बताया कि जो अजैविक कारक है इससे जीवधारी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे जैविक कारक के बारे में, वातावरण के जैविक कारक यानी कि जैविक घटक के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें सब कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।